गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान के इतिहास में चैप्टर 1 फ्रांस की क्रांति के बारे में जानेंगे। तो फ्रांस की क्रांति 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, इसमें फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई थी। मध्य वर्ग द्वारा शुरू की गई घटनाओं की श्रृंखला ने उच्च वर्गों को झकझोर के रख दिया था। लोगों ने राजशाही के क्रूर शासक के खिलाफ विद्रोह किया। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के विचारों को सामने रखा। इसको सामने रखा स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता को। क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बस्तील के किले से हुई थी। कहाँ से हुई थी? बस्तील के किले। बस्तील का किला क्या था? सरकारी जेल था, जहाँ पे राजनीतिक नेताओं को कैद करके रखा जाता था। बस्तील के किले से सभी नफरत करते थे, क्योंकि बस्तील का किला सम्राट के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। 14 जुलाई 1789 के क्रूर भीड़ ने बस्तील के किले को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा दिया, और यहाँ से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई है, जिसमें से प्रमुख कारण थे। फ्रांसीसी क्रांति के कारण थे सामाजिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, तत्कालीन कारण, आर्थिक कारण और सुधारकों में विचार का प्रभाव था। तो देखते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण समाज के वर्गों में बटा होना, जिसमें से पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और आम जनता थे। पादरी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त था और टैक्स नहीं दिया जाता था। कुलीन वर्ग अमीर लोग रहते थे। आम जनता में विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था और टैक्स दिया जाता था। और सामाजिक में विभेद थी। मध्य वर्ग का उदय हुआ। और राजनीतिक कारण में देखते हैं। राजनीतिक कारण था वहाँ का शासक आयोग था। वहाँ का शासक कौन था? लुई 16वां, और इसमें विशेषाधिकार दिया गया था। तत्कालीन कारण था, लुई 16वां वहाँ का शासक था जो कि नया कर लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिससे इसे क्रांति का एक कारण बनता है। आर्थिक कारण थे लगभग 14 अरब लिवरे का कर्ज। लिवरे मतलब फ्रांस की प्राचीन मुद्रा को लिवरे कहा जाता था। और खाली राजकोष हो गया था। जीविका संकट में थी। कर व्यवस्था बढ़ा दिया गया था। सुधारकों और विचारों का प्रभाव, वहाँ अनेक अलग अलग सुधारक एवं विचारकों का प्रभाव हुआ था। रूसी का विचारों, वित्तीय का विचारों, आवेसिया का विचारों, इसमें प्रमुख थे। फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण, यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे सामाजिक कारण क्या क्या थे। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था, जिसमें से थे प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट जिसमें चर्च के पादरी आते थे। द्वितीय स्टेट में फ्रांसीसी क्रांति समाज के कुलीन वर्ग आते थे। और तीसरे स्टेट में जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर आते थे। और लगभग यहाँ 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। टाइल यह 2 प्रकार के करें होती थी, जो तीसरे स्टेट से चर्च द्वारा वसूला जाता था। टाइल है जो चर्च द्वारा वसूला जाता था, और टाइल है जो सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स था। प्रथम 2 स्टेट पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों का जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त थे, जैसे राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट। इन लोगों को राज्य में कोई कर नहीं दिया जाता था, इसे जन्म से ही अधिकार था। और राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा वहन किया जाता था, और जितने भी टैक्स थे केवल तृतीय स्टेट के लोगों द्वारा ही लिया जाने लगा था। अब फ्रांसीसी क्रांति और के आर्थिक कारण, अब देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण। आइए देखते हैं। जीने का संघर्ष, इसमें जीने का संघर्ष क्या था? उस समय फ्रांस की जनसंख्या 1715 में लगभग 2.3 करोड़ से बढ़कर
1789 में 2.8 करोड़ हो गए थे। अनाज उत्पादन की तुलना में उनकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों का मुख्य खाद्य पारोटी की कीमतें में तेज़ी से वृद्धि आई। अब जनसंख्या बढ़ा है तो वहाँ का खाद्य में वृद्धि होगा ही। अधिकतर कामगार कारखानों के मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिकों द्वारा तय की जाती थी। जो भी वहाँ काम करते थे वहाँ के मालिकों की मजदूरी भी तय मालिक ही करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ाई गई। अब महंगाई बढ़ गई थी तो उनकी मजदूरी दर भी बढ़ा देना चाहिए, जिससे उन लोगों ने नहीं बढ़ाया था। अब फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी हो गई और इसमें दोनों को फैसला बढ़ गया। ऐसी स्थिति तब तो और बदतर हो जाती थी जब सूखे और ओले की प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। इससे रोजी रोजगार में संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। इसमें खाद्यान्नों की कमी और जीवन निर्वाह संकट पैदा हो गया और पुराने शासक के दौरान बार बार होने लगा। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण। अब देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। मध्यम वर्ग, वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि ने जन्म आधारित विशेषाधिकार पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। जो पहले जन्म से ही अधिकार था विशेषाधिकार, जिससे अब मध्यम वर्गों के लोगों ने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। मध्यम वर्गों ने 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्य वर्ग कहा गया। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों को अंत की कल्पना की, जिसमें ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों का उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। यह सभी पढ़े लिखे होते थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मनाधिकार विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। इन लोग पढ़े लिखे थे और उन लोगों को मानना था कि किसी भी समूह में जन्म से विशेषाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। लुई 16वां वहाँ का शासक था लुई 16वां। 1474 में लुई 16वां फ्रांस का राजगद्दी पर बैठा। लुई 16वां कब बैठा राजगद्दी पर? 1774 ईस्वी में। वह फ्रांस के बुर्बो राजवंश का राजा था। वह किसका राजवंश था? बुर्बो राजवंश का राजा था। उनका विवाह ऑस्ट्रेलिया के राजकुमारी मैरी एंतोनिस से हुआ था। राज्यारोहण के समय उनका राजकोष खाली था। जब वह राजा बना तो उसका राजकोष खाली था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट हुआ और पूर्ववर्ती राजाओं ने शान शौकत पर फिजूल खर्च की थी। इससे जो पहले का शासक था उन्होंने वो फिजूल खर्च किए और जिससे राजकोष भी खाली था। अमेरिकी स्वतंत्रता के ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका में सहायता करना, जनसंख्या बढ़ना और जीविका का संकट। क्रांति की शुरुआत सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव में अनुमोदन किए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। किसानों, औरतों, कारीगरों सभा में प्रवेश वर्जित की। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसमें उनकी प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए व्यक्त की। पूरी फ्रांस आंदोलित हो रहा था। काकड़ों की ठंड के कारण फसल खराब हो गई थी। पारोटी की कीमतों में आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते जमाखोर में लगे हुए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। भीड़ ने 14 जुलाई में बस्तिल पर धावा बोल दिया और नस्तानाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के
मालिकों ने भाड़े पर लुटेरे बुलाया है जो पक्की फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में डर से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडार को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बना। 20 जून 1789 को लोग वायरस ने एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुईस 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। 4 अगस्त 1789 की रात में असेंबली के करों, कर्तव्यों और बंधों वाली समानती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया और 1791 में फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। फ्रांस में 1791 ईस्वी में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। नेशनल असेंबली का उद्देश्य। नेशनल असेंबली का उद्देश्य क्या था? इसके प्रमुख उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों की सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय अब इन शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में बांटा जाएगा, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। अब नए संविधान के अनुसार कुछ नियम बनाए गए। मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला, जिसमें से पुरुष थे जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हों, और महिला एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा गया। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित कर हस्तांतरित कर दिया गया। राजनीतिक प्रतीकों के मायने। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्द के बजाय अक्सर आकृतियों का प्रतीक का प्रयोग किया जाता था। टूटी हुई जंजीर। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी की प्रतीक थी। टूटी हुई जंजीर आज़ादी की प्रतीक था। और छड़ों का गट्ठर। अकेले छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर पूरे गट्ठर को नहीं। यह एकता ही बल का प्रतीक था। एकता का ही बल का प्रतीक था छड़ों का गट्ठर। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँखें। सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। उस सूरज की किरणों अज्ञान रूपी अंधेरा को मिटा सकती है। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप सनातनता का प्रतीक, और अंगूठी कोई छोर नहीं होता। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। आतंक राज। 1793 से 94 तक के काल में आतंक का युग कहा जाता है। आतंक का युग 1793 से 1794 तक के काल को कहा जाता है। इस समय रॉबेस्पियर के नियंत्रण में दंड का सख्त नीति अपनाई गई थी। इस नीति के तहत गणतंत्र के जो भी शत्रु, जैसे कुलीन एवं पादरी और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य जो उनके काम में सहमत नहीं है, सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, और यदि वह दोषी पाते हैं तो गिसोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। किसानों को अपना अनाज शहरों में लेकर सरकार द्वारा तय की गई कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। सरकार अपने अनाजों को अपनी कीमत के अनुसार नहीं बेच सकते, तो उनको भी सरकार के द्वारा तय की गई कीमतों पर ही बेचने का अधिकार था। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू की कि उनके समर्थक भी ताही करने लगे, और अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके उन्हें अगले ही दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन क्या था? गिलोटिन एक फांसी देने टाइप का एक सज़ा थी, जिसमें
गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी। 2 खंभे थे जिसमें आरे जैसे लटका दिए जाते थे और सिर रखकर उसे सर से धड़ अलग कर दिया जाता था। वह एक प्रकार का मशीन थी। इसका आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर ही पड़ा है। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। रॉबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्य वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया और रॉबेस्पियर नष्ट हो गया, उसका पतन हो गया। उसके बाद फ्रांस का जो शासन था अब मध्य वर्गों के हाथों में आ गया। उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी का नियुक्त किया जो फ्रांस का शासन रखते थे, लेकिन अक्सर विधान परिषद में उनके हितों का टकराव होता रहता था। इस राजनीतिक अस्थिति का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया। उन्होंने 1799 में डायरेक्टरी खत्म कर दिया और 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। कौन बना सम्राट? नेपोलियन बोनापार्ट। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? महिलाओं ने शुरू से ही फ्रांसीसी क्रांति समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों को शामिल हुआ करते थे। ज़्यादातर महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाज़ारों में फल, फूल, सब्जियां लाती थी। ज़्यादातर महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई के मौके नहीं थे। यह मौका केवल कुलीन के लड़कियों अथवा धनी परिवार की लड़कियों के पास होता था। गरीब परिवार की लड़कियों के पास ऐसा पढ़ने का मौका नहीं मिला करता था। उसके बाद उनकी शादी करवा दी जाती थी। महिलाओं के अपने परिवार का पालन पोषण करना होता था, जैसे खाना बनाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पारोटी लाना और बच्चे की देखरेख करने का कार्य महिलाओं को था। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। उनका एक प्रमुख मांग यह भी थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार होना चाहिए। महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कदम उठाए गए। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं सुधार लाने के लिए कुछ कानून लागू किए गए जो इस प्रकार हैं। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों को स्कूली शिक्षा का अनिवार्य बना दिया। अब उनके पिता उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के बाद नहीं कर सकते थे। अब महिलाएं व्यवसाय प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। अंततः सन 1746 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल हो गया। दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बंदरगाह ने अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरकारों से दास खरीदते थे और दासों को हथकड़ी में डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियन देशों तक 3 महीनों की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया करते थे। अब उन्हें लगान मालिकों और को बेच दिया जाता था। वर्दो और नातो जैसी बंदरगाह फलते फूलते दास प्रथा के कारण ही समृद्ध नगर बन गए और 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा का अधिक ज़्यादा निंदा नहीं हुई। लेकिन सन 1794 में कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी देशों की मुक्ति का कानून पारित किया। यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही सीमित रह गया। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा को पुनः शुरू कर दिया। फ्रांसीसी उपनिवेशों ने अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 ईस्वी में किया। फ्रांस और रोज़ाना की ज़िंदगी। क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। 1889 के बाद के वर्षों में फ्रांस की पुरुषों और महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकार ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी से उतारने का प्रस्ताव दिया। फ्रांस के शहरों में अखबारों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों में बाढ़ आ गई, जहां से वे तेजी से गांव-गांव, देहात तक पहुंच गई। इसके अंदर फ्रांस की हर घटना
और परिवर्तन का ब्यौरा उन पर टिप्पणी होता रहा और इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति का अंत हुआ।